हाँ जी, हीटिंग इफेक्ट्स पढ़ेंगे। और ये वाला करो तुम क्वेश्चन, तब तक बातें मत करो। करो एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन मत लिखना। हाँ जी, बातें नहीं करो, काम करो। बंद करना, शांति रखो। तभी तो मांग रही तुम्हारे पास किसी की उसके पापा का नंबर हो। हाँ जी, करो जल्दी। एक दिन पहले भी किया ना उन्हें, ऐसे मैं समझ जाती हूँ बंक कर रहा है पक्का। हाँ जी चलो जल्दी, कोई बात नहीं, क्लास के बाद कॉल करूँगी। क्वेश्चन नहीं लिखना है भाई, क्वेश्चन एनसीईआरटी का इतना बड़ा बड़ा लिख तो दिया है। क्वेश्चन का नंबर डालिए बस 13। क्वेश्चन में दे रखा है एक हॉट प्लेट है ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन, हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल्स ए एंड बी। और दोनों जो रेजिस्टर्स हैं उनका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 24 ओम, और दूसरे वाला भी दे रखा है रेजिस्टेंस 24 ओम, विच में बी यूज सेपरेटली। तुम सेपरेटली उसको यूज कर सकते हो, इस रेजिस्टर को तुम सीरीज में लगा के यूज कर सकते हो, और तुम पैरेलल में यूज कर सकते हो। ये चीज तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई है। इतने पोटेंशियल डिफरेंस पे इस वाले रेजिस्टर को तुम अकेले यूज कर सकते हो, 24 को अकेले, या तुम दोनों 24 को तुम सीरीज में यूज कर सकते हो, या फिर तुम इनको पैरेलल में यूज कर सकते हो। तुम्हें करंट बताना है तीनों केसेस में। हाँ जी, क्या केस है? केस ये है मैम 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, बाकी सब कुछ है। और मैम या तो एक रेजिस्टर यूज करें सिर्फ, इस केस में करंट बताना है। हाँ जी प्रणव चुप हो जाएंगे बेटा। या फिर आप क्या कर सकते हो, 220 वोल्ट के अक्रॉस दोनों को किस में लगा सकते हो, सीरीज में, इसमें करंट बताना है तुम्हें। या फिर तुम्हारे पास तीसरा केस क्या है, 220 वोल्ट के अक्रॉस जो रेजिस्टर्स दिए हुए तुम इनको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। तुम्हें तीनों केसेस में करंट बताना है। करो सॉल्व। ये सवाल है कि जो रेजिस्टर है उसको तुम सेपरेटली यूज कर सकते हो, तुम सीरीज में यूज कर सकते हो, तुम पैरेलल में यूज कर सकते हो। आसान है, ओम्स लॉ लगाना है सब में, कुछ करना ही नहीं। और ओम्स लॉ लगाओ। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ जी, I1 कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी। I1 विल बी कितना, V अपॉन R, 220 अपॉन 24। इधर कितना हो जाएगा, इधर सर्किट में लगाना पड़ेगा क्योंकि दो रेजिस्टर्स हैं। 220 अपॉन, हाँ जी कितना हो जाएगा, 24 का नेट रेजिस्टेंस 48। और तीसरे केस में कितना करंट हो जाएगा बताना जरा। जब सेम पैरेलल में लगे हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है सर्किट का, नेट रेजिस्टेंस। जब दो सेम पैरेलल में लगे हो आरुष, क्या हो जाता है रेजिस्टेंस नेट? जब दो पैरेलल में लगे हो बिना सॉल्व करे क्या हो जाता है नेट? हाफ हो जाता है। तो हाफ कितना हो जाएगा?
करो सॉल्व, कितना आ रहा है? पहले का कितना आ रहा है? पहले का, इसका, इसका 18 पॉइंट, करो सॉल्व। इसका 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 9.1। हाँ जी, दूसरे वाले का सॉल्व करो, 4.75 एम्पियर। इसका भी कर लो सॉल्व, 18.3। इसने बताया, देख भी लेना सही बता रहा है कि नहीं, सही बता रहा है। आओ जरा अब एक टॉपिक पढ़ लेते हैं उसमें भी थोड़े से फॉर्मूले आएंगे। अब वो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम, अगर तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद है तो तुम उसको खुद ही डिराइव कर लोगे पेपर में, ठीक है। आ जाओ जरा, उसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे थोड़े से, और थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे। और एग्जाम्पलर करनी शुरू कर दो। एग्जाम्पलर के जितने भी सवाल हैं सारे करने शुरू कर दो। PYQs जो दे रखे हैं उनको कर लो। टाइम धीरे धीरे कम पड़ जाएगा, बोर्ड्स आने वाले हैं, टाइम धीरे धीरे कम पड़ जाएगा। सर्दी आ रही है वैसे भी, अभी सर्दियों में तो देखना क्या होगी तुम्हारी हालत। जो अपने मन पे कंट्रोल रखेंगे, रजाई और अपने मन पे, उनका कुछ हो जाएगा, नहीं तो फिर आधे तो सोएंगे ही पढ़ के भी, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ लो 1-2 महीने। आओ जरा, हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट ही ऑलमोस्ट। इसके बाद मैं तुम्हें एक अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगी, रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रेटिंग पे दिया होता है बट हमें रेटिंग नहीं पता होता है, इसलिए हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अगर इन कॉन्सेप्ट से हम करने बैठते हैं उनको, वो गलत हो जाते हैं। तो हम कल की या परसों की क्लास में उसको पढ़ के चैप्टर तब खत्म करेंगे। आओ जरा, फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे ताकि वो चीज क्लियर हो जाए। हाँ जी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे बेसिकली कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट जो है, या हीट जो है, वो कैसे जनरेट होती है। हाँ जी, क्या करते हैं हम, अगर हमें किसी रजिस्टर के अक्रॉस करंट मूव करवाना है, या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें करंट को चलवाना है, क्या करना पड़ता है हमें? हाँ जी बोलिए जल्दी। अगर हमें किसी रजिस्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक करंट को दौड़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी रजिस्टर या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हमें करंट दौड़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैम हमें लगानी पड़ेगी बैटरी या फिर सेल, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है? हमें उस अप्लायंस या उस रजिस्टर के अक्रॉस मैम क्या करना पड़ता है? उस रजिस्टर के अक्रॉस या उसके दोनों एंड्स को हमें कनेक्ट करना पड़ता है मैम एक बैटरी से या फिर सेल से। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अब ये तुम पता नहीं कौन सी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि बैटरी या सेल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं मैम, बहुत सारे। और केमिकल के अंदर क्या चलती है? बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलती हैं। बैटरी या सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलती हैं। इन केमिकल रिएक्शन का फाइनली अल्टीमेट एम ये हो जाता है, अल्टीमेट क्या हो जाता है इनसे? इन केमिकल रिएक्शन की वजह से मैम फाइनली हो जाता है कि बैटरी का एक एंड जो है वो हायर पोटेंशियल पे सेट हो जाता है और बैटरी का दूसरा एंड लोअर पोटेंशियल पे सेट हो जाता है। तो जो लोअर पोटेंशियल वाला एंड होता है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, और जहां पर हायर पोटेंशियल होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको मैम बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर हम किसी रजिस्टर या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को किसी बैटरी या सेल के अक्रॉस इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट तब दौड़ता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमें किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फ्लो, टू मेक श्योर कि करंट उसमें फ्लो करे। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, इन केमिकल रिएक्शन की वजह से कैसी एनर्जी निकलेगी? हाँ जी, कौन सी एनर्जी निकलती है? केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? ये केमिकल एनर्जी मैम कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है मैम कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर हमने किसी एक रजिस्टर को सेम रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं, ये हमने ओम्स लॉ में भी पढ़ा है, अगर हमने आर को सेम रखा हुआ है तो जैसे जैसे हम वी बढ़ाएंगे क्या चीज बढ़ती है? आई। जैसे जैसे हम वी बढ़ाएंगे, या इसको ऐसे लिख लो, अगर तुम v को इंक्रीज करते हो तो i भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। पढ़ाई कि नहीं ये चीज? ओम्स लॉ ने बताई ये चीज हमें कि अगर हम किसी रजिस्टर के अक्रॉस या किसी भी अप्लायंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं तो करंट भी उसमें इंक्रीज होता है। तो यही चीज मैं तुम्हें बता रही हूं कि अगर हम यहां पर ज्यादा से ज्यादा केमिकल एनर्जी दें इस सर्किट में तो उतनी ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब
उतना ही ज्यादा मैम करंट चलेगा। अब इस करंट से हम क्या क्या फायदा उठाते हैं? हाँ जी, घरों में तुम क्या क्या करवाते हो इस करंट से? हाँ जी विभोर, क्या क्या चलता है इस घर में करंट से? सब कुछ चलता है मैम, पंखा चल जाता है, बल्ब जल जाता है, और है ना, प्रेस कर लेते हैं मैम, आयरन को गर्म कर लेते हैं, और सारे काम मैम, घर के जितने भी काम है, कहीं भी देख लो, ऑफिस वगैरह में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, इलेक्ट्रिसिटी पे ज्यादातर अप्लायंसेस रन कर रहे हैं, मशीन्स रन कर रही हैं। तो बेसिकली मोटा माटी हम ये कह सकते हैं कि मैम जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसको या तो हम मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं फर्दर। बताना जरा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। पोटेंशियल और काइनेटिक को कहते हैं, किसी चीज को दौड़ाना, किसी चीज को चलाना है, किसी चीज को किसी उस पर सेट कर देना, उसी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देना। तो पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी। जैसे पंखे में क्या हुआ, तुमने जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दिया उतना ही ज्यादा करंट दौड़ा, और उतना ही ज्यादा क्या घूमे इस फैन के ब्लेड्स, और ये फैन गर्म भी हुआ। इसका मतलब दूसरी एनर्जी कौन सी रिलीज होती है? हीट एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी का क्या चल रहा है? एनर्जी का कन्वर्जन चल रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर। अब तुम यहां पर एक चीज देख सकते हो, इसका मतलब तो ये है मैम कि करंट से हम अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं? हीट को प्रोड्यूस या जनरेट कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। इसी चीज को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगला चैप्टर पढ़ोगे तुम कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी जा सकती है। तुम क्या करोगे? कंडक्टर के अंदर करंट पास करोगे और वहां पर तुम देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर इसी के ऊपर है। क्या नाम है अगले चैप्टर का? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें तुम्हें इतना पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हम किसी सिस्टम के अंदर या किसी सर्किट के अंदर हम हीट को भी क्या कर सकते हैं? जनरेट करवा सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या देखते हो तुम? डेली अप्लायंसेस में क्या देखते हो? जैसे पंखे में देख रहे हो, पंखे में मेन तो क्या काम है? मेन गर्म करना है, इसको घुमाना है, घुमाना है मेन। लेकिन बहुत सारी एनर्जी किसमें वेस्ट हो रही है? ज्यादातर एनर्जी हीट होने में। इसका मतलब मैम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में उन्हीं अप्लायंसेस की स्टडी करी जाती है जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? हीट। जैसे कि ऐसे कौन कौन से अप्लायंस है जहां तुम ये चाहते हो कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज हो और सारी की सारी इलेक्ट्रिकल किस में चेंज हो? सिर्फ हीट में। हमें चाहिए ही नहीं वो मैकेनिकल हमें करवाना ही नहीं है। बताना जरा कौन कौन से ऐसे अप्लायंसेस हैं? एक तो इलेक्ट्रिक आयरन। हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक आयरन जो है उसका फिलामेंट इतना गर्म हो कि हम प्रेस अच्छे से अपने कपड़े प्रेस कर लें। और बताओ गीजर। हाँ जी, और बताओ बल्ब। बल्ब में तुम चाहते नहीं हो ऐसा, बट ठीक है कोई बात नहीं। बल्ब में ग्लो ही इसलिए वजह से होता है। बल्ब को हमें डिटेल में पढ़ना है। बल्ब में क्या हो रहा है? बहुत थोड़ी सी पावर है जो उसको लाइट एनर्जी में प्रोड्यूस यूज करते हैं। बल्ब का क्या यूज है? मैं ये बताओ, बल्ब का क्या यूज है? लाइट देता है, लाइट को इमिट करता है। लेकिन तुम देखोगे 90% से ज्यादा हीट वेस्ट होती है। क्यों? बल्ब गर्म होता है बहुत ज्यादा, तो वो वेस्टेज ही है। लेकिन इसको ही पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। और बताओ जरा, और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ हीट ही चाहिए? टोस्टर, ओवन, और बोलो हीटर, और बहुत सारे हैं मैम, बहुत सारे। फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, और बताओ इंडक्शन, और बताओ बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे हैं, पूरी लिस्ट है। इसका मतलब यह है, अगर तुम्हें आ जाए लिखने के लिए कि व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी सर्किट के अंदर, उसको पूरा का पूरा हम किस में कन्वर्ट कर दें? पूरा का पूरा हीट में ले जाएं। अब ध्यान से सुनो, ऐसा हमेशा नहीं होता है। हाँ जी, तुम हायर क्लासेस में एक दो टाइप की चीजें और पढ़ोगे। अभी तो तुम क्या पढ़ रहे हो 10th क्लास में? 10th क्लास में सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस से सिर्फ किसको कनेक्ट कर रखा है? एक रेजिस्टर को। हाँ जी, अभी क्या पढ़ रहे हो कि मैम बैटरी को कनेक्ट कर रखा है किससे? रेजिस्टर से। ऐसे सर्किट को बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये तुम्हारे कोर्स में है, ध्यान से सुन लो इसकी बात। हाँ जी, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें बैटरी से सिर्फ और सिर्फ किसको कनेक्ट करके रखते हैं? रेजिस्टर को, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को। मैम क्या रेजिस्टर के अलावा कोई और चीज भी होती है? हाँ जी होती है। जैसे कि तुमने सुना होगा कैपेसिटर, इंडक्टर। सुने? बॉयज को थोड़ी ज्यादा नॉलेज होती है इन चीजों की, पता नहीं लेकिन तुम कैसे बॉयज हो, तुम्हें है कि नहीं? हाँ जी, है किसी को नॉलेज इनके बारे में? क्या नॉलेज है? कह रहा स्पेलिंग की। देखो
ध्यान से सुन लो, चलो तुम्हें वैसे ही पढ़ने, तुम्हें ये पता होना चाहिए क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट क्या है। ध्यान से सुनो, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का मतलब होता है जब बैटरी से या सेल से या पोटेंशियल डिफरेंस से किसको कनेक्ट करके रखते हैं, सिर्फ रेजिस्टर को या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर को। ये और दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं सर्किट्स के, 12th क्लास में है तुम्हारे कोर्स में। ये क्यों नहीं मैम यूज करते, बेसिकली बच्चों ये क्या करते हैं, इन दोनों में ना एनर्जी स्टोरेज के काम आते हैं। ये कहीं कहीं पर घरों में ऐसे अप्लायंस है जहां पर हल्की सी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं पहले से ही, ताकि जब करंट ऑन करें तो वो कुछ अपना काम करे। जैसे फैन में होता है, फैन का जो ऊपर वाला ही होता है ना, जहां से फैन घूमना स्टार्ट होता है, तो उसमें कैपेसिटर्स वगैरह होते हैं, उसमें हल्का सा घुमाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, वो पहले से स्टोर्ड रहती है, तो इसमें होते हैं। इसमें नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की। क्या मतलब है कि मैम रेजिस्टर्स या तो एक हो या एक से ज्यादा हो, और किससे कनेक्टेड हो, पोटेंशियल डिफरेंस से। हम इसमें क्या करते हैं, सारी की सारी केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, बोलो जल्दी, सारी की सारी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और सारी की सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी, ध्यान से सुनो, जब इस रेजिस्टर से पास होती है तो ये किसमें कन्वर्ट होती है, हीट में। बस ये मतलब है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट वो होते हैं अगर तुम रेजिस्टर को या बहुत सारे रेजिस्टर को पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करोगे, जितनी केमिकल रिएक्शन इसके अंदर होंगी, जितनी एनर्जी रिलीज होगी यहां पर, वो सारी एनर्जी किसमें, किसकी फॉर्म में निकलती है, हीट की फॉर्म में। उस सर्किट को बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, वही आपके कोर्स में है। और यहां पर हीट का एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, I²RT। इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, इसको डिराइव करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है मैम किस तरीके से सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सारे के सारे को हीट एनर्जी में, और उसका हम फिर फायदा उठा लेते हैं बहुत सारे अप्लायंसेस में। इनकी बात नहीं करेंगे, 12th क्लास में पढ़ोगे। इस ऐसे सर्किट को बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। मैम क्या ये भी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, हाँ जी बोलिए जल्दी, है। क्यों, बैटरी से किसको कनेक्ट करना है, बस रेजिस्टर्स होने चाहिए, ये कुछ नहीं होने चाहिए ये सब। ये तुम्हारे कोर्स में है भी नहीं, तुम्हें देगा भी नहीं, किसी सवाल में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो थोड़ी सी एक दो बातें लिखो, फिर मैं तुम्हें इसका डेरिवेशन करवा रही हूँ। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का हल्का सा डेरिवेशन 2-3 लाइनों का करना है। हाँ जी लिखिए जल्दी, लिखना है, लिखवा तो रही हूँ। हीटिंग इफेक्ट तो लिखवा रही हूँ, ये नहीं लिखवा रही, लिखो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में 3-4 लाइनें लिख लो, और पॉइंट्स में लिखना, नहीं तो फिर तुम्हें लगेगा मैम आपने तो इतना सारा लिखवा दिया, 3-4 लाइनें ही कही थी, ये आपने तो इतना बड़ा करवा दिया। लिखो 2-3 लाइनें, 4-5 ही बोलती हूँ, 2-3 नहीं। लिखो, पहली चीज लिखो, बैटरी और सेल, पॉइंट्स में लिखना, बैटरी और सेल इज अ सोर्स ऑफ, बैटरी और सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी और सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द केमिकल रिएक्शंस, the chemical reactions within the cell, the chemical reactions within the cell generates the potential difference between its two terminals. The chemical reactions within the cell generates the potential difference between its two terminals that sets the electrons in motion to flow the current through a circuit, that sets the electrons in motion to flow the current थ्रू अ सर्किट, और सर्किट में क्या होना चाहिए, ब्रैकेट में लिखो रेजिस्टर, ब्रैकेट में लिखो कि सर्किट में होना क्या क्या चाहिए, अ रेजिस्टर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, अ रेजिस्टर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड टू अ बैटरी, अ रेजिस्टर और अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड टू अ बैटरी, ब्रैकेट बंद कर लो। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट, टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट
comma, the source has to expend its energy to maintain the current in the circuit. The source has to expend its energy, has to expend its energy. अब ये लिख लो एनर्जी कहां कहां खर्च करते हैं. फर्स्ट पॉइंट लिखो या ए लिख लो, ए पार्ट. सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड इन डूइंग वर्क. ए पार्ट लिखो या फर्स्ट पार्ट लिख लो, 1 2 जो लिखना है तुम्हें लिख लो. सम पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज्ड इन डूइंग वर्क. सम पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज्ड इन डूइंग वर्क. और ब्रैकेट में लिखो it is converted into any form of mechanical energy. ब्रैकेट में लिखो it is converted into any type of mechanical energy, like in rotation of blades, fan blades, like in rotation of fan blades, like in rotation of fan blades. सेकेंड पार्ट लिखो कि क्या करते हैं और इस एनर्जी से. रोटेशन ऑफ फैन ब्लेड्स, पंखे की पंखुड़ियां घुमाने के काम आता है. सेकेंड पार्ट लिखो रेस्ट एनर्जी इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट. रेस्ट एनर्जी इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट. Rest energy is used to increase the temperature of the gadget. अब एक नोट लिखो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है. प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बारे में एक नोट लिख लो. लिखो इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज, लिखो इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. ब्रैकेट में लिखो अपने आप क्या मतलब होता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का. क्या मतलब है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का? इफ अ सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ब्रैकेट में लिखो क्या मतलब होता है. लिखो रेजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड टू ओनली बैटरी. रेजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड टू बैटरी, कनेक्टेड टू अ बैटरी. ब्रैकेट बंद करके कॉमा लगा के लिखो द सोर्स एनर्जी इज continuously gets dissipated in the form of heat. The source energy is मत लिखो, the source energy continuously gets dissipated in the form of heat. Dissipated का मतलब होता है lost in the form of heat. अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट लोगे तो जितनी केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल में चेंज होगी, और जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो सारी की सारी किसकी फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है? हीट की फॉर्म में. अब उस हीट का तुम कुछ फायदा उठा लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उठा पाओ तो तुम्हारी गलती है. हाँ जी, इन द फॉर्म ऑफ हीट. दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अगर कोई प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, जितनी केमिकल एनर्जी है उतनी इलेक्ट्रिकल बनेगी, और वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है. दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हाँ जी, एक दिन पहले भी बताया था कि हीट क्यों जनरेट होती है. करंट के दौड़ने से हीट क्यों जनरेट हो रही है रजिस्टर के अंदर, एक दिन पहले भी बताया था. कोलिजन होते हैं, है ना, टक्करें चलती हैं. किसकी टक्कर चलती है? इलेक्ट्रॉन भिड़ता रहता है मैम बेचारा. कभी इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम में भिड़ेगा, कभी इसमें, भिड़ते 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 फाइनली पहुंच जाता है अपनी जगह पे जहां पहुंचना होता है. हाँ जी, लिख लिया. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल. लिखो दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन वेरियस गैजेट्स. लिखो दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन वेरियस डिवाइसेस या फिर गैजेट्स. नाम लिख लो 5 6 7 8 जो लिखने हैं तुम्हें, लिखो फटाफट.
इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फ्यूज तो हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक अवन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर, कुछ भी लिख लो जो तुम्हें लिखना है जहां पे हीट हो रही है। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इंडक्शन, ओवन, टोस्टर, हेयर ड्रायर, गीजर, इलेक्ट्रिक कैटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, है ना। सारे एग्जाम्पल्स हैं, दो तुम्हें पढ़ने हैं। कौन कौन से दो पढ़ने हैं? लिख लो, एक बार और रिपीट कर रही हूं। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये दो हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा ज्यादा। इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर, इंडक्शन, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक कैटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, सारे। सब में क्या कर रहे हो? गरम कर रहे हैं और फिर सेक लेते हैं जो मन करता है। टोस्टर में ब्रेड सेक ली, है ना, ड्रायर से बाल सुखा लिए अपने, गीजर में पानी गर्म कर लिया, आयरन कपड़ों पे फेर दी, कपड़े सीधे कर लिए। ठीक है, हाँ जी। अब आओ जरा मैथमेटिकल डेरिवेशन पे कि मैम कुछ फॉर्मूला है क्या, किसी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कितनी हीट निकलेगी, क्या इसे सॉल्व करने का कुछ फॉर्मूला है? हाँ जी है। आओ जरा पहले ये डायग्राम बनाओ, एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बनाइए। बनाइए जल्दी एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। बातें मत करो, बातों से क्या हो रहा है तुम्हें? ये बनाओ जल्दी पहले, फिर मैं बता रही हूं क्या क्या करने हैं। 3 स्टेप का एक छोटा सा डेरिवेशन है, छुटकू सा, बट उसे लिखने के लिए तुम्हें थोड़ा सा कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे कि कैसे मैम अगर डेरिवेशन आ जाए कि हीट एनर्जी का फॉर्मूला निकालो तो कैसे करेंगे सॉल्व। तो उसके 3 स्टेप्स हैं, वो सीख लो करना कैसे है, तो आसानी। ये बेसिक सी बातें हैं। ये कैसा सर्किट है बताना जरा? प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट है ये। क्या क्या हो गया? तो एमीटर तो लगा दिया ना, करंट कैसे नापेंगे? हाथ थोड़ा ना। नहीं नहीं, एमीटर वोल्ट मीटर तो लग सकते हैं, कैपेसिटर इंडक्टर्स नहीं लगा सकते। ये तो लगा सकते हैं सारे। ये तो ले यहाँ वोल्ट मीटर लगा ले तू। ये प्योरली रेजिस्टिव ही है। जो नॉर्मल गैजेट्स है वो तो जोड़ ही सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये नहीं कि तुमने कुछ और लगा दिया, तीसरी चीज रेजिस्टर के अलावा कैपेसिटर जोड़ के बैठ गए। वैसे तुम्हें उसका सिंबल भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, तो जरूरत ही नहीं है जोड़ने की। ठीक है, 12th क्लास में सीखोगे वो। और जरा एक छोटा सा डेरिवेशन करना होता है कि मैम हीट कितनी निकल रही है सर्किट में, कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुमने कहीं अभी तक वर्क डन या उसके बारे में कहीं पढ़ा है? 9th क्लास में पढ़ के आए हो तुम। वर्क डन और एनर्जी में क्या वो होते हैं, सिमिलैरिटी क्या, डिफरेंसेस? हाँ जी, क्या है बताना जरा। वर्क डन एनर्जी पे एक चैप्टर था, और पावर ना 9th क्लास में था ना, वर्क डन एनर्जी एंड पावर एक चैप्टर का नाम था, 12वां चैप्टर हुआ करता है। तो उसमें क्या पढ़ के आए हो? MGH। आई रिमेंबर MGH। MGH क्या था पार्थ? क्या? नो मैम, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है MGH। मान जी क्या कुछ पढ़ा था, याद नहीं है? अब याद सुनो, फिर याद नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ याद नहीं है तो कुछ अब कभी याद होता ही नहीं है। हाँ जी, कुछ याद है क्या? आरुष क्या याद है बेटा? मैम वर्क डन और एनर्जी को हम लोग ना इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, सेम ही बात है, हम ऐसा मान के चलते हैं। वर्क डन और एनर्जी क्या है? ऑलमोस्ट एक ही बात मानते हैं। कहीं पर भी किसी भी चीज की हम स्टडी करते हैं, या तो हम वैसे एग्जांपल स्टडी कर लें, एक बंदा नीचे था छत पे चढ़ गया, किसी वायर को हमने स्ट्रेच कर दिया, किसी स्ट्रिंग को हमने स्ट्रेच कर दिया, हम क्या करते थे उन एग्जांपल्स में? वर्क डन जो है वो एनर्जी के बराबर ही मान के चलते हैं। तुम ये बताओ, तुमने कहीं वर्क डन के बारे में पढ़ा है? अगर तुम्हें क्यू चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कहीं ट्रांसफर करना है, अब पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट I दौड़ रहा है T टाइम के लिए, क्या तुमने कुछ वर्क डन के बारे में कहीं पढ़ा है अभी तक चैप्टर में? कहां पढ़ा है? क्या पढ़ा था? 9th में नहीं, अभी पढ़ा है मैंने इसी चैप्टर में शुरुआत में। पोटेंशियल डिफरेंस होता है मैम वर्क डन
टू ब्रिंग या टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ जी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। धनंजय क्या हो बेटा? पैर के बारे में? पैर में क्या हुआ? पेन। अच्छा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। 3 लाइनों का डेरिवेशन है, मैं छुड़वा भी सकती हूँ, बट कई बार आ जाता है तो तुम कर देना। दो बहुत इजी सा है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनो। हाँ जी, वर्क डन क्या आता है? मैम हमने ये पढ़ रखा है शुरुआत में चैप्टर के कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। इसका मतलब मैम अगर हमारी जो बैटरी है अगर वो इतना वर्क डन करेगी ना, V इंटू क्यू, बैटरी कितना वर्क डन करेगी? बैटरी को चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, ये तो काम करेगी बैटरी। और ये वर्क डन किस में कन्वर्ट होगा बताना जरा। अभी तुम्हें एक चीज बताई है कि जो वर्क डन होता है उसको तुम क्या लिख सकते हो? एनर्जी। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बैटरी में कितनी केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये नहीं बता पाओगे कि जो बैटरी की एनर्जी है वो कितनी है? वी क्यू। यही एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइनली किसमें कन्वर्ट हो रही है? हीट में। इसका मतलब अगर तुम्हें कहीं पे सिस्टम की हीट निकालनी है, क्या तुम इसको ऐसा लिख सकते हो? इसलिए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ले रहे हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात। ये क्या मतलब है इस चीज का? इस फॉर्मूले का मतलब बताओ। इसलिए इस चैप्टर की शुरुआत में कहा था कि फॉर्मूले तुम्हें क्लियर होने चाहिए। मैम इसका मतलब ये है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि एक क्यू चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में कितनी एनर्जी खर्च करी है, वो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है। फॉर्मूला क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन कितना आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा V इंटू क्यू। इसका मतलब अगर तुमसे कोई पूछे एक बैटरी कितनी एनर्जी खर्च कर रही है, तो ये नहीं बता सकते तुम कि एक बैटरी जो वर्क डन कर रही है वही तो एनर्जी है। एक बैटरी को वी क्यू एनर्जी खर्च करनी पड़ती है करंट दौड़ाने के लिए, चार्ज को दौड़ाने के लिए। इसका मतलब यही किसके बराबर हो जाएगा? यही बराबर हो जाएगा मैम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। सर्किट में जितनी केमिकल एनर्जी है, जितनी बैटरी की एनर्जी है, वही बराबर होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। और वही किसमें चेंज हो जाती है फाइनली? हीट एनर्जी में। तो तुम ये नहीं बोल सकते कि मैम जो हीट निकलेगी किसी रजिस्टर से वो बराबर होगी वी क्यू के। बोल सकते हैं। इस फॉर्मूले को तुम्हें अब कई बार इसको चेंज कर करके तुम्हें हीट के फॉर्मूले बनाने हैं। कोई भी फॉर्मूला आप यूज करो एग्जाम में, आपका आंसर सेम आएगा। हाँ जी, एक फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास हीट का? हीट या वर्क डन का एक फॉर्मूला क्या आ गया सर्किट में? वी क्यू। क्यू क्या होता है? हाँ जी विभोर, क्यू कैसे लिखा जाता है? फॉर्मूला क्या है? चार्ज का कोई पता हो, कुछ करंट वरंट मल्टीप्लाई करके कुछ आ रहा हो। हाँ जी, आईटी लिख सकते हैं। करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या हो जाएगा? इसका मतलब अगर इसमें वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया हीट का? वी आई टी। ध्यान से सुन लो, एक फॉर्मूले से सारे डिराइव हो जाते हैं। पावर के भी सारे फॉर्मूले, हीट के भी सारे फॉर्मूले, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सर्किट के अंदर बैटरी जो वर्क डन करती है वो वी क्यू है। वही वी क्यू करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा, वही वी क्यू हीट एनर्जी में चेंज होगा। ध्यान से देख लो यहाँ पे। और वर्क डन क्या होता है? धनंजय चुप हो जा बेटे, चुप हो जा, या थप्पड़ लगे गुद्दी के नीचे एक तभी माननेगा। काम मुझे सारे आते हैं, सारे काम आते हैं, मारना भी आता है, पीटना छेतना सब आता है मुझे। यार लगेगा तभी मानेगा, सुनता नहीं है बात को, बस बैठा गुटर पुटर लगी रहेगी उनके साथ। क्या दिक्कत है? हाँ जी ध्यान से सुनो बेटा, शांति से सुन लो। मैं कह रही हूं तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें फाइनली लर्न ही करने, सारे फॉर्मूले करते रहना लर्न। हाँ यस मैम, रुक जा जरा। ये बताओ बैटरी कितना वर्क डन कर रही है? वी क्यू। अगर मैं तुमसे पूछूं बैटरी कितनी एनर्जी एक्सपैंड कर रही है सर्किट के अंदर, वो भी वी क्यू, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी को मैम हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती किसी भी सर्किट में, किसी भी कहीं भी किसी भी सिस्टम में। इवन जितनी
जितनी बैटरी काम कर रही है उतनी किसमें चेंज हो जाएगी, सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वही सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, हीट में। क्यों, कौन सा सर्किट पढ़ रहे हो, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पढ़ रहे हैं मैम। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जितनी बैटरी एनर्जी खर्च करेगी ना, वही सारी फाइनली किसमें चेंज हो जाती है, हीट में। इसका मतलब अगर तुमसे सर्किट में हीट पूछ लेगा, हीट कितनी निकली है, तो तुम क्या ये नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले के क्या क्या तुम वेरिएशंस बना सकते हो, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला बताना, करंट क्या होता है, Q बाय टी। तो क्या हम Q को IT नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला, VIT। ध्यान से सुनो, V किसके बराबर होता है, IR के। किसने बताया, ओम्स लॉ। हाँ जी, तीसरा फॉर्मूला बताओ, हीट का क्या बन जाएगा, I² RT। अगर मैं I को V बाय R लिख दूं तो चौथा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I को लिख सकते हैं V अपॉन R, और I का स्क्वायर है तो V² अपॉन R², R से R कट गया, फॉर्मूला विल बी दिस। T तो पहले से ही है फॉर्मूले में, T यहां से आया बेटा। सुनो ध्यान से, पहले बात सुन तो लो, लिखने की बस रहता है, लिख लो। फॉर्मूला कुछ नहीं याद करना, फॉर्मूला को याद ही नहीं करना अगर ये चीज क्लियर है कि बैटरी कितना वर्क डन कर रही है सिस्टम में, और जितना बैटरी वर्क डन कर रही है उतनी क्या है, एनर्जी निकलेगी। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जो बैटरी की जितनी एनर्जी बैटरी अपनी खर्च करेगी, वही सारी एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होती है। तो ये चीज अगर तुम्हें पता है, ये पहले से पता है, चैप्टर का सेकंड पार्ट यही पढ़ा है, वो सारा ये सारा डिराइव हो जाएगा तुम्हारा, कुछ करना ही नहीं है तुम्हें। इसका मतलब तुम्हें ये देखना पड़ेगा क्या क्या चीज हमें गिवन है। क्वेश्चन अभी मैं तुम्हें करा रही हूं, क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज गिवन है तो डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से कर दो। अगर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, टाइम गिवन है, तो इस वाले फॉर्मूले से कर दो। नहीं तो ये तो है ही। इस स्पेशल फॉर्मूले का एक नाम है, इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये आता है लिखने के लिए। अगर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे लिखने को आएगा तो उसमें तुम ये वाले फॉर्मूले नहीं लिख सकते, उसमें ये लिखना पड़ेगा I² RT। क्या मतलब है इस फॉर्मूले का आरुष, इस फॉर्मूले को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। ये सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों ने मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करके, इसमें बहुत सारी वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व किया था, मतलब पूरा कैलकुलेट किया था इसको। तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है, बट यूज तुम कुछ भी कर सकते हो। बताना जरा क्या मतलब है इस फॉर्मूले का। ये मतलब है मैम, अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो क्या चीज इंक्रीज होगी, हीट इंक्रीज होगी। अगर मैम हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो भी क्या इंक्रीज होगी, हीट। अगर हम ज्यादा टाइम को इंक्रीज करेंगे तो भी हीट क्या होगी, इंक्रीज। इस फॉर्मूले से ये चीज पता चलती है। अगर तुमने करंट बढ़ाया तो सर्किट में हीट बढ़ेगी, अगर तुमने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो हीट बढ़ेगी, अगर तुमने ज्यादा टाइम के लिए करंट पास किया किसी पर्टिकुलर रेजिस्टर से तो भी हीट क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये चीज पता चली इससे में। इस स्पेशल फॉर्मूले को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बहुत कॉमन है पेपर में। अब एक चीज समझ लो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं ये सारा तुम्हें सिस्टमैटिकली लिखवा दूंगी अभी, ये चीज याद रखनी है। हाँ जी, कितने फॉर्मूले बन गए हीट के, एक और है पांचवा, वो बाद में बताऊंगी। ध्यान से सुनो, एक इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए, क्या है मैम, आर क्या है इन सब फॉर्मूलों में, आर क्या है, आर क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस। टी क्या है बच्चों, टाइम। कौन सा टाइम, कि कितने टाइम के लिए करंट को पास कर रहे हो। टाइम कौन सा टाइम है, टाइम का मतलब है मैम कितने टाइम के लिए इसमें करंट पास हो रहा है। अभी दिक्कत नहीं आती है, देखो ध्यान से सुनो, अभी दिक्कत नहीं आएगी करंट सॉल्व करने में, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैम एक ही रजिस्टर लगा रखा है आपने। दिक्कत कब आएगी, जब मान लो मैं 2 सीरीज में लगा दूं और 3-4 पैरेलल में लगा दूं, और जो पैरेलल में लगे हुए मैं उनमें पूछ लूं तुम्हें बताओ कि कितनी हीट रिलीज हुई है। तो तुम्हें यह पता होना चाहिए जिसके अक्रॉस हीट सॉल्व करनी है ना, उसमें करंट पता होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने सर्किट का करंट उठा के उसमें लगा दिया फॉर्मूले में, नहीं। सुनो बात ध्यान से, इन फॉर्मूलों में जो आर है, आर क्या है, आर है रेजिस्टेंस किसका, उस पर्टिकुलर रेजिस्टर का, जो भी वो क्वेश्चन में तुम्हें देगा। टी क्या है, टाइम है। टाइम का क्या मतलब है, कितने टाइम के लिए तुम क्या कर रहे हो, उसमें करंट पास कर रहे हो। और करंट ये आई को क्या है फॉर्मूलों में, हाँ जी, ये आई क्या है,
आई मैम वो करंट है जो उस पर्टिकुलर रजिस्टर से पास कर रहा है। आई क्या है? आई करंट है। अभी इसलिए मुझे क्वेश्चंस तुम्हें बहुत सारे करवाने पड़ेंगे इसके। आई करंट है, कौन सा करंट? करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर? जिस रजिस्टर की मैम हम लोग स्टडी करेंगे, जिस पे हीट हम लोग सॉल्व करेंगे। वी बताओ क्या है? वी भी पोटेंशियल है, किसके अक्रॉस? उस पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पर्टिकुलर रजिस्टर। ध्यान से सुनो जरा। मान लो कोई ऐसा सर्किट दे दिया उसने तुम्हें, ऐसा कुछ, और तुम्हें पता है ये पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट का दे रखा है, करंट भी सर्किट का दे रखा है, सब कुछ सर्किट का दे रखा है। उसने तुमसे पूछ लिया कि इसके अक्रॉस बताओ जरा कितनी हीट रिलीज हो रही है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगाओगे, तुम्हें सारी बातें इसके अक्रॉस पता होनी चाहिए। इसके अक्रॉस वी पता होना चाहिए, इसके अक्रॉस आई पता होना चाहिए, और टाइम और आर तो दिया ही होगा क्वेश्चन में। नहीं दिया होगा तो सॉल्व करेंगे, भी देखेंगे। कई बार वो रेटिंग दे देता है अप्लायंस की, तुम्हें आर सॉल्व करना होता है रेटिंग वाले फॉर्मूले से। वो मैं बता दूंगी, वो एक ट्रिक होती है छोटी सी, तो उससे तुम लोग सॉल्व कर लोगे। हमेशा उस ट्रिक को लगा दोगे पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं ये बता रही हूं, ये सारे फॉर्मूले आप तभी यूज कर सकते हो जब आपको उस पर्टिकुलर जिसके क्रॉस आपको हीट निकालनी है उसकी सारी बातें पता होंगी। ऐसे नहीं कि ये वाला वी लगा देंगे, नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें इसके क्रॉस वी पता होना चाहिए, इसी के अक्रॉस आई पता होना चाहिए, सब कुछ इसके क्रॉस पता होना चाहिए, तभी ये सारे फॉर्मूले लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे। हाँ, समझ जितना है तुम्हें पता है, क्योंकि लास्ट में ठीक है मैम ऐसे बोल देना उठ के, ठीक है? जिसने सुना है वो मैंने देख लिया है, कौन कौन सुन रहा है, और उनको समझ में भी आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब तुम लिखो कि कैसे डिराइव करते हैं, पहले ये लिखो 2-3 स्टेप में, क्योंकि पेपर में कई बार आ जाता है। हाँ, मैं लिखवा रही हूँ बेटा, सारा लिखवा रही हूँ, मैंने कुछ लिखवा ही नहीं अभी। लिखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हीट एनर्जी। लिखो सपोज अ रेजिस्टर आर, पहले सर्किट बना लिया, ठीक है? सपोज अ रेजिस्टर आर, अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर लिख लो चाहे। सपोज अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी और सेल, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी और अ सेल, full stop. The battery or cell maintains a potential difference across the two ends of a resistor, across the two ends of a resistor. कॉमा लगा के लिखो ड्राइविंग करंट आई थ्रू द रजिस्टर, ड्राइविंग करंट आई कैपिटल आई थ्रू द रजिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लेट टी बी द टाइम। सेकेंड पॉइंट बना लो, पॉइंट्स में लिख लो, तुम्हें याद रहेगा कैसे करना है, कितने पॉइंट्स है। लिखो लेट टी बी द टाइम, स्मॉल टी लिखना, लेट स्मॉल टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच, let small t be the time during which a charge capital Q flows through it, या flows across, वैसे लिख लो, flow across, let t be the time through which the charge capital Q flows across the circuit, flows across the circuit। ठीक है, एक इक्वेशन बना लो, लिखो V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना? ये तो सर्किट के लिए हम लिख ही सकते हैं। अब लिखो जरा आगे की कहानी, थोड़ी सी बैटरी के बारे में लिखो, एक दो बातें लिखो। द वर्क डन बाय द बैटरी इज
द वर्क डन बाय द बैटरी इन the work done by the battery in moving charge q through a potential difference capital V is in moving charge capital Q through a potential difference capital V is, ये लिखो, work done is equals to पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. इतना वर्क डन बैटरी को करना पड़ेगा. कहां से आया है? यहां से आया है. जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेरिवेशन थी, डेफिनेशन थी, उससे आया ये. ठीक है. वर्क डन को क्या लिख सकते हैं? W. V पोटेंशियल डिफरेंस है, Q चार्ज का सिंबल है. इसका मतलब कितनी एनर्जी लगाएगा बैटरी? हाँ जी, बैटरी कितनी एनर्जी खर्च करेगी? VQ. ये लिखो सारा. और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में बैटरी जितनी एनर्जी खर्च करेगी उतनी हीट निकलेगी. तो हीट का फॉर्मूला हमारे लिए ड्राइव करना बहुत आसान है. इसीलिए 10th क्लास में छोटे बच्चे हैं हम अभी, इसलिए हम ये वाली सिंपल वाली चीज पढ़ रहे हैं. हमें एनर्जी स्टोर नहीं करवानी कहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी हमें. ठीक है. लिखो W इज इक्वल टू VQ. बैटरी इतना काम कर रही है और बैटरी इतनी एनर्जी सर्किट में सप्लाई कर रही है ताकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो. लिख लिए. अब ये बताओ जरा, क्या बताओगे? हाँ जी, V को क्या लिख सकते हैं? IR. और Q को क्या लिख सकते हैं? IT. लिख सकते हैं कि नहीं? लिखो फिर, बस हो गया काम. एक लाइन लिखो पहले. लिखो द हीट एनर्जी इवॉल्व्ड अक्रॉस resistor of resistance R is also VQ. और VQ can be written as, V को लिख सकते हैं IR और Q को लिख सकते हैं IT. यहीं से दूसरा फॉर्मूला बन जाता है I² RT, जो कि हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. जितना बैटरी काम करेगी, जितनी बैटरी केमिकल एनर्जी खर्च करेगी, वो सारी इलेक्ट्रिकल में चेंज होगी और सारी इलेक्ट्रिकल हीट में चेंज हो जाएगी. इसका मतलब अगर हमें सर्किट में हीट बताने की, हीट कितनी निकलेगी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, तो बहुत सिंपल है. I² RT हमने डिराइव कर दिया. तो वैसे डेरिवेशन कई बार 2 नंबर में आ जाता है, तो ये पूरा बता देना कि बैटरी ने कितना काम किया, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई, कितनी हीट निकली. और हीट को मैंने तुम्हें सिंपल तरीके से करा दिया, नहीं तो एक लॉन्ग मेथड भी है इसका, पावर को यूज करके. वो मैं पावर पढ़ाने के बाद तुम्हें एक बार बता दूंगी, बट ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. सिंपल है. VQ इतनी एनर्जी, एक बार ओम्स लो, एक बार चार्ज की डेफिनेशन से, करंट की डेफिनेशन से जो फॉर्मूला है, दोनों वैल्यूज पुट कर दो V और Q की जगह. सिंपल, कैसे भी कर लो, तुम्हारी इच्छा है. अब आओ आगे. किसका बेटा? मैं आगे करवा रही हूं उसको, मैं अलग से लिखवाऊंगी. कोई क्वेश्चन आता तो अलग से करवा दूंगी. हाँ जी, लिखो जरा. हीट के सारे फॉर्मूले लिख लो एक जगह. क्वेश्चन बहुत आते हैं हीट पे. हीट एनर्जी के सारे फॉर्मूले एक जगह लिखिए. और जिनको समझ नहीं आया यहां सुन लो. प्रणव सुन लो. हीट कितनी आई है? VQ. कहां से आई है? वर्क डन के फॉर्मूले से. ये तो आगे, अगले तो सुन लो. हाँ जी, करंट का क्या फॉर्मूला था? करंट होता है मैम Q/T. तो यहां से Q क्या निकल के आ जाएगा? IT. तो हीट का दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? VIT. एक बस पता होना चाहिए, बाकी सारे तुम सॉल्व कर लोगे. अब ओम्स लॉ लगाओ जरा इस फॉर्मूले में. ओम्स लॉ क्या कहता है कि V जो है वो बराबर होता है IR के. एक चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत NCERT में नहीं दी हुई है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां काम आएगी. अब कल की क्लास में करते हैं उसको, पहले आज ये कंप्लीट कर लें. यहां से आ जाएगा I² RT. ये आ गया है तुम्हारे पास तीसरा फॉर्मूला. हाँ जी, अब I को क्या लिख सकते हैं ओम्स लॉ से? तरोड़ मरोड़ के V/R. इसका मतलब हीट का एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हीट का लास्ट फॉर्मूला बन जाएगा V² RT. अब ये फॉर्मूले तुम ये नहीं कि मुंह उठाया और कहीं भी यूज कर लिए, नहीं. तुम्हें क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी क्या दे रखी है, तब तुम इनको यूज कर सकते हो. वो मैं बताऊंगी क्योंकि NCERT में नहीं दे रखे और क्वेश्चन उस पे आते हैं. तो
तो मैं तुम्हें केस लिखवा देती हूँ ABCD करके सारे, कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करोगे, ठीक है। लिखो जरा, ये फोर्थ है। पहले तो इनके मतलब लिख लो कि R क्या है, I क्या है, कौन सा करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस V कौन सा V है, लिखो। हाँ जी, पहले फॉर्मूले लिख लो सारे चारों, और फिर लिखो इनका मतलब क्या है। I कौन सा करंट है, सर्किट का करंट है, उस रजिस्टर से पास होने वाला करंट है, या कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से पास होने वाला करंट। लिखे जल्दी, V लिखो जरा, रुके हुए हैं, लिखो तुम। एक फॉर्मूला और है पावर वाला, उसको बाद में पावर के साथ करवाती हूँ, तुम्हारे लिए आसान होगा उसको पढ़ना। पावर तो तुमने 9th क्लास में पढ़ रखा है ना, पढ़ रखा है ना, क्या पढ़ा था, बस ये मत पूछा करो, वक्त देना पॉइंट टाइम, बस वो यहाँ पढ़ना है, थोड़ा सा ही है। लिखना जरा, इन फॉर्मूलों में V क्या है वो लिखो। लिखो V का क्या मतलब है, लिखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गिवन रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गिवन रजिस्टर। जो सवाल में पूछेगा ना उसके अक्रॉस का वो है ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गिवन रजिस्टर। करंट I लिखो, I क्या है, I में लिखो करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन रजिस्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन रजिस्टर। R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन रजिस्टर, ये रेजिस्टेंस है R। करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन रेजिस्टेंस, I कैपिटल I है, कैपिटल R लिखो क्या है, कैपिटल R है रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन रजिस्टर, या रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन रजिस्टर। T लिखो, T क्या है, स्मॉल t। लिखो टाइम, टाइम फॉर विच द करंट इज पासिंग थ्रू दैट रजिस्टर। T क्या है, स्मॉल t है, टाइम फॉर विच करंट कैपिटल I is flowing through the given रजिस्टर। कितने टाइम के लिए करंट या चार्ज जो है उसमें फ्लो कर रहा है, ये सब मतलब है, ये सब पता होना चाहिए, तभी तुम इनको यूज कर पाओगे। इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, उनको कल की क्लास में करेंगे, अभी पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं। हाँ जी, इसको अलग से लिख लो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किसको कहते हैं, इस वाले को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं बस। बाकी और भी फॉर्मूला है, देखो हीट का ये भी फॉर्मूला है, हीट का ये भी फॉर्मूला है, हीट का ये भी फॉर्मूला है, इनको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग नहीं कहते, ये तो इससे डिराइव हुए हैं। इसको लिखो पहले, इसको कहते हैं, पेपर में ये लिखना है, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। लिखो दिस लॉ स्टेट्स दैट जूल्स लॉ है ना, लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट द हीट produced in a resistor, the heat produced in a resistor या across a resistor, कुछ भी लिख लो, the heat produced in a resistor is directly proportional to A लिखो, देखना किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A लिखो, स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। The heat produced in the resistor is directly proportional to the square of the current flowing through the resistor। रेजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट जो है फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, ये ध्यान रखना है। हाँ जी, स्क्वायर में और नॉर्मल में क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, क्या फर्क है दोनों में। मैम अगर यहां पर करंट को डबल करोगे तो हीट जो है वो डबल होगी, लेकिन अगर यहां करंट को डबल करोगे तो हीट कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स, है ना, तो ये फर्क है स्क्वायर का। सेकंड लिखो, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस
ऑफ अ गिवन रजिस्टर करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रजिस्टर जो गिवन है उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टाइम। अब कब कैसे फॉर्मूला क्या यूज करना है, अभी तुम देखोगे अगर मैम यहाँ तो कहीं कहीं फॉर्मूले में हीट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है रेजिस्टेंस के, देखना जरा। हाँ जी, इस फॉर्मूले में देखना जरा, हीट तो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। यहां आप बता रहे हो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां तो करंट के सिंपल आई के प्रोपोर्शनल है। ध्यान से बात सुनो, फॉर्मूला कौन सा कब यूज करना है, किस कंडीशंस में यूज करना है, वो तुम्हें तभी सीख पाओगे। कब? जब तुम्हें ये पता होगा कंडीशंस क्या क्या है। तो इनमें कंडीशंस बनती हैं, वो मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगी। अभी एक दो सवाल कर लो नॉर्मल वाले, जो तुम नॉर्मली सीख जाओगे। इसको कोई बात नहीं, टाइम तो होता रहता है, एक क्वेश्चन तो कर सकते हैं। ये कर लो बस एक सवाल, फिर चले जाना, फिर कल कंटिन्यू कर लेंगे। एक कर लो बस, और कल तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास होगी, कल से इलेक्ट्रिसिटी की। मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया था, तो जिसको पढ़ना होगा रुक जाना, जिसको नहीं पढ़ना होगा मत पढ़ना। एनसीईआरटी क्या? हाँ, क्वेश्चन ही लिखना, इन टेक्स्ट है, कर लो। मतलब ये सिंपल वाले सवाल है जिसमें तुम डायरेक्टली समझ जाओगे, सब कुछ तो गिवन है यार। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड। हाँ जी, कह रहा है ये कि 100 जूल हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है हर एक सेकंड में, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 4 ओम। मतलब ऐसा सवाल है, 4 ओम का एक रेजिस्टर है तुम्हारे पास, और उसमें से हर एक सेकंड में कितनी हीट निकल रही है? 100 जूल हीट निकल रही है एक सेकंड में। वो ये कह रहा है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो सॉल्व करना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएं? मैम यहां पर तो हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों? हाँ जी, यहां पर तुम किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें मतलब बताया है कि मतलब क्या है, इन फॉर्मूला का क्या मतलब है। क्या बताया था? जो V है, V क्या है? V पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रेजिस्टर, तो सब में वही है, कोई दिक्कत नहीं है। R क्या है? R रेजिस्टेंस है। T क्या है? टाइम है। और हीट क्या है? H है। तो ये इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगा के तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करो सॉल्व, कोई भी फॉर्मूला लगा लो, ये वाला लगा लो, चाहे इस वाले को लगा के पहले आई सॉल्व कर लो, फिर यूज कर लो ओम्स लॉ, कुछ भी कैसे भी कर सकते हो। हीट कितनी है? 100। V स्क्वायर सॉल्व करना है, R कितना दिया हुआ है? 4। टाइम कितना दिया हुआ है? 1। सॉल्व करो जरा, 400 का अंडर रूट कितना होगा? 20 वोल्ट। या क्या कर सकते हो, एक दूसरा तरीका क्या है, इस फॉर्मूले को क्यों यूज किया हमने? क्योंकि मैम हमें सब कुछ गिवन है इसके लिए। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसी की हीट दी हुई है, इसी का टाइम दिया हुआ है, सब कुछ इसका दिया हुआ है। या तुम क्या कर सकते हो, सुनो ध्यान से, यहां से आई सॉल्व कर लो और फिर ओम्स लॉ लगा दो। कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो, बट ये पता होना चाहिए कि हाँ जी ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है इनको यूज करने की, इन फॉर्मूलों को कब यूज कर सकते हो। सब कुछ एक ही के अक्रॉस है, यहां तो एक ही रजिस्टर दिया हुआ है, ज्यादा दिक्कत नहीं आई है। जहां पे बहुत सारे रजिस्टर दिए होंगे वहां दिक्कत आएगी, तो वो कल करेंगे। चलो कल पढ़ते हैं आगे टर्म्स एंड कंडीशन सारी।